हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉनेस्ट रिव्यूअर। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 1 के बारे में। तो मैंने रिसेंटली सोलो लेवलिंग सीजन 1 देखी और इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कोरियन कॉमिक है मानवा, वो मैंने पूरी पढ़ी है। उसके 200 चैप्टर्स हैं, वो पूरे कंप्लीट करे हैं। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट कोरियन कॉमिक्स एंड आई रियली एंजॉयड इट। इससे पहले मैंने गॉड ऑफ हाई स्कूल पढ़ी थी, लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो काफी डिरेल हो गई थी आफ्टर सर्टेन टाइम। और जो सोलो लेवलिंग है वो उसको कंटिन्यू करता है और उसको हर एक चैप्टर बोले या हर एक आर्क के बाद उसको लेवल अप करता ही जाता है। यही चीज को अगर आप एनिमे में देखोगे तो थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा, क्योंकि जो मानवा है उसमें पूरा फास्ट पेस, पूरा स्टोरी का ट्रांजिशन दिखाया हुआ है। अगर आपको उसकी हैबिट पड़ गई है तो आपको जो एनिमे की पेसिंग है वो थोड़ी स्लो लगेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसके साथ थोड़ा एडजस्ट होने में। और जैसे आप एडजस्ट हो जाते हो उसके साथ, वैसे वैसे आप एनिमे को भी एंजॉय करना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली इसका प्लॉट क्या है? तो प्लॉट ये है कि जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है संग जिन वू, उसको अपनी बहन की पढ़ाई और अपनी माँ की ट्रीटमेंट, बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू सम डिजीज, तो वो उसकी जो खर्चे है वो उठाने के लिए वो हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। मतलब कि जो हंटर्स का ग्रुप है वो ज्वाइन करता है, ताकि जो जहाँ कहीं पे भी वो डंजन है उसको रेड करेंगे, उसमें से जो भी वो एक्सट्रैक्ट कर सके, जो भी कुछ भी मिले उसके अंदर से, उसके बेस पे कुछ पैसे मिलते हैं आपको। और वो पैसा आपका रैंक कौन सा है और उस डंजन का रैंक कौन सा है उसके बेस पे डिसाइड होता है, और उसमें से कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सोलो लेवलिंग की जो दुनिया है उसमें जो हंटर्स है उनके रैंक्स क्या है। तो उनका रैंक है वो उनके माना के लेवल के बेस पे डिसाइड होता है। एक उनका एक सेंटर होता है जहाँ पे जाके एक बड़े से ऑर्ब के सामने आपको अपना माना मेजर करवाना होता है, और वो जो ऑर्ब होता है वो आपका जो लेवल है वो बताता है। मतलब कि अगर आप वहाँ पे खड़े रहते हो और वो मेजर करता है और आपका रैंक अगर ई निकला, मतलब आप सबसे वीकेस्ट हो, अगर आपका रैंक एस निकला या फिर वो ऑर्ब है वो माना मेजर कर ही नहीं पाता, मतलब वो एस रैंक है, यानी हाईएस्ट टियर का हंटर। तो एस रैंक सबसे पावरफुल है, ए रैंक है वो सेकेंडरी पावरफुल है, बी सी और डी रैंक है वो मिड लेवल वाले हैं, और ई रैंक है वो सबसे लोवेस्ट है। मतलब कि अगर रेड भी हो रही है तो कोई उसको कंसिडर नहीं करता वर्दी ऑफ बीइंग देयर विद द ग्रुप और द रेड टीम है उसके साथ। मतलब बहुत बेइज्जती होती है उन लोगों की। उनको मुंह पे बोल दिया जाता है कि तुम भाई यहाँ पे आए क्यों मरने के लिए हमारे साथ, ठीक है, तुम हमारे लिए एक लायबिलिटी बन के रह जाओगे, इंस्टेड जाके कुछ काम करो, नौकरी करो, ये हंटर वाली जॉब छोड़ दो। तो ऐसी पूरी बेइज्जती उनकी होती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एस रैंक हंटर से ए रैंक हंटर्स है उनको काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि उनका जो पावर लेवल है और पावर लेवल के साथ उनके लेवल के साथ जो उनको सैलरीज मिलती है, जो पैसे उनको मिलते हैं, उनके कारण उनकी काफी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर। तो वो थोड़ा क्लास लेवल का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी हमको देखने को मिलता है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हंटर्स है वो जो रेड करने जाते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो सिटी के किसी भी रैंडम जगह पे, अनडिस्क्लोज जगह पे, या कोई ऐसी सुनसान जगह हो या कभी कभी पब्लिक जगह भी हो, तो वहाँ पे कुछ मैजिकल गेट्स होते हैं, वो अपीयर होते हैं आउट ऑफ नोवेयर, और जैसे ही वो अपीयर होते हैं तो आपको वो वर्लपूल की तरह दिखेंगे। ब्लू वर्लपूल है वो घूम रहा है और उसमें से कुछ एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो उसकी जो एनर्जी थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि उस गेट का रैंक क्या है। तो इसमें भी जो हंटर्स के जो रैंक्स है वैसे ही गेट्स के रैंक है। मतलब कि अगर गेट का रैंक ई है तो वो सबसे कमजोर गेट है, मतलब कि इजीली कोई छोटी सी टीम भी जाके उसको क्लीन कर सकती है और वापस आ सकती है विदाउट एनी नीडिंग एनी ए रैंक और बी रैंक हंटर। और अगर जैसे जैसे गेट्स के रैंक बढ़ते जाते हैं, मतलब लेवल, अगर वो बी रैंक का है तो आपको एक ए रैंक हंटर चाहिए आपके साथ, क्योंकि वो ऐसे थोड़ा सरप्लस करके ही रखते हैं एक रैंक को अकॉर्डिंग टू बी रैंक। जब जो गेट की रैंक है वो बी से ऊपर जाती है, मतलब ए रैंक का गेट है या एस रैंक का गेट है, तो जो गेट के कलर होता है वो ब्लू से पूरा रेड में चेंज हो जाता है, जिससे जो हंटर एसोसिएशन है वो ज्यादा प्रिकॉशन लेता है, ज्यादा एस रैंक हंटर्स को वहां पे भेजता है। और उस गेट्स के अंदर जो डंजन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और डीमंस जो भी बोलो वो अंदर छुपे हुए होते हैं, तो उनकी भी रैंक उस गेट के हिसाब से डिसाइड होती है। मतलब कि अगर आप ई रैंक में जाओगे तो आपको बहुत ही वीक
मैजिकल बीस्ट मिलेंगे। लेकिन आप ए रैंक के गेट में जाओगे तो आपके जो बी रैंक हंटर है वो भी स्ट्रगल करेंगे वहाँ के जो नॉर्मल बीस्ट होते हैं उनको डिफीट करने में। और उनके जो हर एक जो गेट है उसका डंजन है, उसके डंजन बॉस होते हैं जो कि उनके जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं उनसे कई ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और उनको डिफीट करने के बाद ही वो गेट है वो क्लोज होता है और उसके बाद ही आप वापस आ सकते हो, वरना आप वापस भी नहीं आ सकते। तो वो थोड़ा इशू रहता है उसके अंदर ये भी। तो ये है पूरी नॉर्मल बातें और जो प्लॉट है इसका। लेकिन यहाँ पे जो सोलो लेवलिंग सीजन 1 में यूनिक क्या होता है कि जो संग जिन वू है वो एक टीम के साथ एक ई रैंक के जो गेट है उसको रेड करने जाता है। लेकिन वहां पे सरप्राइज के साथ उनको एक डबल डंजन भी मिलता है, मतलब डंजन के अंदर एक और डंजन, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है। और उसमें उनकी पूरी टीम फंस जाती है और उससे बाहर निकलने के चक्कर में सब लोग एक एक करके मरने लगते हैं। कुछ लोगों के मुझे पूरा याद नहीं अभी कि कौन बच गया कौन नहीं, लेकिन संगजिन वो है वो अपने आप को वहां पे सैक्रिफाइस कर देता है दूसरों को बचाने के लिए। और उसके बदले में उसको एक पावर मिलती है जो कि उसको रियलाइज होता है जब वो हॉस्पिटल में उठता है। और वो पावर क्या है कि उसको कुछ डेली क्वेस्ट है वो कंप्लीट करने होते हैं। और वो डेली क्वेस्ट कैसे कंप्लीट करने होते हैं कि उसके लिए भी वो जो पावर है उसको कुछ कीज, कुछ गेट्स है वहां पे उसको ले जाती है। कुछ अनएक्सप्लोर्ड जो रीजन है वहाँ पे कुछ मैजिकल बीस्ट है, उनसे लड़ना है, सर्वाइव करना है, इस तरह की एक्सरसाइज है जो डेली क्वेस्ट में आती है। वो उसको डेली करनी है और उसके बेस पे उसको रिवार्ड में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी एजिलिटी है, अपनी इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, जो भी बहुत सारे पॉइंट्स है उस जो सिस्टम उसको मिला है, जो पावर मिली है, वो एक एज अ गेम काइंड ऑफ सिस्टम है जहाँ पे वो पॉइंट्स वो इकट्ठा करके कुछ चीजें हैं, कुछ वेपन्स है और कुछ नई पावर्स है वो अक्वायर कर सकता है। और अपना लेवल है वो हर बार वो उसको अप कर सकता है, मतलब कि वो दुनिया में ऐसा हंटर है जो अपना लेवल कंटिन्यूसली अप कर सकता है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये पूरा सीजन 1 का प्रीमाइस है। यहाँ से जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है वो शुरू होता है। उसको पावर्स मिलती है, फिर वो क्वेस्ट है कंप्लीट करता है, अपना लेवल अप करता है, उसको नए वेपन्स मिलते हैं और ऐसे उसकी जर्नी शुरू होती है। तो जैसे जैसे उसकी जर्नी शुरू होती है वैसे वैसे वो अपने आप को अडेप्ट करता है, इवॉल्व करता है। तो ऐसी सारी पावर्स उसको मिलती है। और जैसे जैसे जिस डंजन में जाता है, जिस बॉस को वो डिफीट करता है, तो वहां से उसको कुछ ऑर्ब्स या कुछ वेपन्स मिलते हैं जो कि उस बॉस के रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सीजन 1 में हमने देखा था कि उसने एक डंजन बॉस है जो कि एक वाइपर या एक सांप की तरह दिखता था, उसको उसने डिफीट किया था। तो उसके बदले में उसको एक डैगर मिला था जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। किसी को भी काट दो तो एक वहां पे उनको एक स्लो पॉइजनिंग इफेक्ट मिलती है। जैसे जैसे वो नए नए गेट्स में जाता है और नए नए डंजन बॉसेस को हराता है तो उसको एक नए नए हथियार और नए नए शील्ड्स और बहुत सारी चीजें मिलती है। तो सीजन 1 का मोस्टली यही है। सीजन 1 में उसका एंड होता है जब वो इग्रिस को एक्वायर करता है, मतलब उसके साथ उसकी फाइट होती है। उसको हराने के बाद इग्रिस भी उसका एक शैडो सोल्जर बन जाता है। और मेन बात तो मैं बताना भूल गया कि जो पावर सिस्टम के थ्रू संग जिन वू को मिली थी वो शैडो मोनार्क की पावर थी। वो शैडो मोनार्क की पावर क्या होती है, मतलब कि संग जिन वू है वो अगर किसी भी मैजिकल बीस्ट को हरा दे और अगर उसको उसकी सोल है तो वो उसकी जो डेड बॉडी है उसमें से अपना एक शैडो सोल्जर है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसको 10 अटेम्प्ट्स मिलती है अपने शैडो सोल्जर को अराइज करने के लिए, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और अगर वो तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हो जाता है तो फिर वो उसको फर्दर उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे वो पहले गेट से इग्रिस तक पहुंचता है तो उस जर्नी में वो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है, मतलब कि मैजिकल बीस्ट है, उनको वो अपना शैडो सोल्जर बनाता रहता है और धीरे धीरे वो अपनी छोटी एक आर्मी बनाना शुरू कर देता है। तो वो सीजन 1 का मोस्टली यही सब कुछ है। बट फिलहाल सीजन 1 सोलो लेवलिंग का काफी अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा क्योंकि जो आगे की फाइट्स है, जो आगे के बॉस जो भी बोलो आप, वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मतलब काफी। क्योंकि जो सीजन 2 में मुझे पता है कि जो आइस एल्फ है वो वाला एक पूरा आर्क कवर करने वाले हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद जेजू आइलैंड है उसको भी वो थोड़ा कवर करेंगे, पूरा नहीं। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, दे कुड एंड विद जेजू आइलैंड। लेकिन यही है कि
सीजन 2 इज गोइंग टू बी बैंगर। स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े शायद नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि वही है कि ये पूरा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा ये पूरा एनिमे ज्यादा बैंगर बनेगा, ज्यादा मजा आएगा और जो व्यूवर्स है उनको भी मतलब एंटरटेन करेगा पूरी तरीके से। तो चलिए, तो यही था मेरा सोलो लेवलिंग सीजन 1 का रिव्यू। सीजन अच्छी है, देखिए आप। इस रिव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।